बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करते हैं जी वेव इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। यानी वेव गाइड जो है हमारे पास वो रेक्टेंगुलर शक्ल में है, तो उसके अंदर जो वेव है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन कौन सी वेव है? टीई। अब टीई वेव कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट ज़ीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होता। तो ये हमने यहाँ पर बात जो है वो डिस्कस करनी है। अब देखें, हमारे पास टीई वेव है यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने कहना है कि इसका जी कंपोनेंट यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जो जी डायरेक्शन में जा रही है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमारे पास ज़ीरो है, और मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मौजूद है वो ज़ीरो नहीं है। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो डेफिनेटली इसका मतलब है ये या तो एक्स के पास है या वाई के पास है। तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है। इसको सिंपल लिखने के लिए हम बी जी कह देते हैं एक्स और वाई। अब हम ये प्रीवियस टॉपिक में अभी हमने कैलकुलेट किया जी कंपोनेंट के लिए, यानी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट की इक्वेशंस को हमने कैलकुलेट किया था, जो कि दो इक्वेशंस थी हमारे पास, और प्रीवियस टॉपिक में हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रिज़ल्ट जो था वो इस फॉर्म में आया था। एक हमने ये इक्वेशन बनाई थी और एक हमने ये इक्वेशन बनाई थी। तो ये इक्वेशन नंबर एल और ये इक्वेशन नंबर टी जो है, ये दो इक्वेशन हम इसका नाम दे चुके हैं। अब इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इस टॉपिक को लेकर चलना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बी जी किसका फंक्शन है जी? एक्स और वाई का। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। जब ये वैल्यू पुट की, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हर फैक्टर को ये एक्स वाई मिल गया। यहाँ पर चूंकि डबल डेरिवेटिव है अकॉर्डिंग टू वाई, यहाँ डबल डेरिवेटिव है अकॉर्डिंग टू एक्स, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जब एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है तो वाई कांस्टेंट, जब वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है तो एक्स कांस्टेंट। जो जिसके हिसाब से कांस्टेंट होगा वो शुरू में आ जाएगा। तो ये हमने शुरू में, इसमें एक्स है तो वाई शुरू में आ गया, इसमें वाई है तो एक्स शुरू में आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे एक्स वाई जो है उससे डिवाइड कर देना है। जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाई कट जाएगा, 1/x आएगा, इधर एक्स कट जाएगा, 1/y आ जाएगा, और ये एक्स वाई कट के ये पूरा कांस्टेंट एक फैक्टर बच गया। अब अगर आप गौर करें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये आपके पास डिपेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक डिपेंडेंस, ये दूसरी डिपेंडेंस, और ये कांस्टेंट। डिपेंडेंस 1, डिपेंडेंस 2 और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा कुछ ही आपके पास जो है वो कांस्टेंट ऐड हो, डिपेंडेंस ऐड हो के 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इनको भी कांस्टेंट मानते हैं। अब जब कांस्टेंट मानेंगे तो इनको हमने कोई कांस्टेंट का नाम देना है, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होकर ही रिजल्ट 0 दे सकता है। कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड होकर रिजल्ट आपको 0 नहीं दे सकते, इसलिए हमने इनको कांस्टेंट फैक्टर मानना। तो जब कांस्टेंट फैक्टर मानेंगे तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको कांस्टेंट कह दिया है -kx², और इसको कांस्टेंट कह दिया है -ky²। जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कोई इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब ये के माइनस का इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये के वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने चूंकि दो कांस्टेंट लेट किए थे तो उन दोनों कांस्टेंट को 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन थी जिसको हमने -kx² के कांस्टेंट के बराबर रखा, ये एक्स इधर चला गया, तो ये इक्वेशन आ। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली ऑसिलेटरी सिस्टम की इक्वेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है इसमें ये भी एक ऑसिलेटर फैक्टर है, ये भी ऑसिलेटरी फैक्टर है, और ये सम कांस्टेंट है। इन सब को कंबाइन करें तो 0 रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो ये है हमारे पास ऑसिलेटरी फैक्टर। अब ये जो इक्वेशन है ये ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन है। अब ऑसिलेटरी मोशंस जो हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, और या वो हमारे पास आइलर इक्वेशन को इस्तेमाल करके साइन और कॉज में आता है। तो यहाँ पर हमने उसका सोल्यूशन जो लिखना है वो लिखना है साइन और कॉज में। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि x के ऊपर डिपेंडेंस है, तो x आ जाएगा a साइन kx प्लस b कॉज kx। अब यहाँ पर जो हमने वेव गाइड इस्तेमाल किया है ना रेक्टेंगुलर का, उसमें जो हमने हाइट रखी है उसकी वो a रखी है, और जो विड्थ रखी है ना उसकी
वो बी रखी है। अगर हाइट की बात की तो 0 से शुरू होती है और मैक्सिमम हाइट ए है, यानी 0 और ए, ये एक कंडीशन हो गई। अगर विड्थ की बात करें तो एक विड्थ 0 से शुरू होकर बी तक जा रही है, 0 टू बी। हम इसको एक्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं और इसको हम वाई के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन में एक्स 0 और एक्स इज इक्वल टू ए, ये हमने बात करनी है किसके लिए, ये हमने बात करनी है हाइट के अकॉर्डिंग। ये x है, इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। जब इसका डिफरेंशियल लिया तो ये रिजल्ट आया। अब ये कंडीशन और x इज इक्वल टू ए, ये दोनों कंडीशन 1 बाई 1 हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये सारा फैक्टर हो गया 0 और ये फैक्टर जो है ये सारा 1 होके हमें आंसर a मिल गया और ये 0 होता है, क्योंकि जब ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की जाती है तो वहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं हो रही होती, वहाँ पर आपको ये इसका डेरिवेटिव 0 मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास चेंजिंग फैक्टर 0 हो जाता है, तो यहाँ पर आ गया 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब जब x इज इक्वल टू a होगा, यानी 0 से a मैक्सिमम हाइट जो है वो उसकी बात करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ले। अब इसमें x की जगह a पुट करें, a तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा b माइनस साइन के एक्स ए। अब इसमें x की जगह जब a पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0। अब b तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर एक कांस्टेंट 0 आ गया क्योंकि ये 1 था तो बाकी बचा ही a था, तो हमें इसको 0 मानना पड़ा। लेकिन यहाँ अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन का फंक्शन जो है ये 0 हो रहा। अब साइन के एक्स ए इज इक्वल टू 0, ये तो जाके इन्वर्स हुआ। तो साइन इन्वर्स 0 कब आता है, जब आपको 0 मिले, जब पाई मिले, यानी जब m पाई मिले ना, तब आपके पास ये साइन जो है पूरा 0 आंसर देता है। तो हम के एक्स ए जो है इसको m पाई के बराबर रखते हैं, यहाँ से के एक्स किसके बराबर आ जाएगा, m पाई डिवाइडेड बाय ए। m यहाँ पर क्या है 0 1 2 एंड सो। तो यानी अगर आप ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करें इस फॉर्मूले में तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से आता है, x इज इक्वल टू बी कोज के एक्स एक्स, और के एक्स क्या है ये इसके बराबर है। हमने जनरल करने के लिए ऐसे ही लिखे। अब इसी तरह से हमने ये इक्वेशन x वाले को सॉल्व किया। अब हम इक्वेशन y वाले की तरफ आते हैं। तो जब इक्वेशन y की तरफ आते हैं ना, y डिपेंडेंस वाले की तरफ, सेम उसी तरह से रिजल्ट, सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, बताना है कि ये ऑसिलेटरी सिस्टम है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस सेंस में होगा। अब यहाँ पर हमने के वाई की बात करनी है, तो सी साइन के वाई वाई प्लस डी कोस के वाई। अब यहाँ पर भी वही बात, वाई 0 होगा या वाई बी के बराबर होगा, इन दोनों के ऊपर डिफरेंशियल उसका 0 है। तो इसका हम क्या करते हैं जी, डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई के ऊपर डिपेंडेंस है तो वाई के अकॉर्डिंग लेंगे। जब डिफरेंशियल लेंगे इधर तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब वाई 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 0। अब देखें डिफरेंशियल लिया, साइन का डेरिवेटिव माइनस कोज आ गया, उसकी माइनस का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर ले जाएंगे। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे C0, इधर वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन उसी तरह से कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे के वाई क्या आ जाएगा, n पाई ओवर बी। ये के वाई हमारे पास आ गया n पाई ओवर बी। अगर जनरल करना हो इसको तो जनरल करने के लिए हम ये सी और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अगर हम ये सी की वैल्यू 0 पुट करें तो सिर्फ ये बचेगा, तो y इज इक्वल टू डी कोस के वाई ओवर वाई, ये हमारे पास इसका जनरल रिजल्ट होगा। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली x और y दोनों का क्या है, डिपेंडेंस है। तो x का आंसर जो हमने निकाला और y का जो आंसर हमने निकाला, दोनों को यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ दोनों को पुट करेंगे तो हमारे पास एक में b आ रहा है, एक में d आ रहा है। तो b और d जब मिलेंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे, उसको g कह लें, c कह लें, कोई भी कांस्टेंट कह लें। बुक में b0 कहा है तो मैंने b0 लिख दिया, और ये x और y की वैल्यू जो निकली थी आपके पास सेम एज इट इज़ हमने लिख दी। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका ये पूरा टॉपिक जो है हाफ कंप्लीट हो गया है। अभी हमने कंप्लीट टॉपिक डिस्कस नहीं किया, हाफ टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया है कि हमने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो प्रोपेगेट कर रही थी उसका जो जी कंपोनेंट है, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है, वो कुछ इस अंदाज से हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर। अगर आप देखें इसका डिफरेंशियल ले x के अकॉर्डिंग, इसका डिफरेंशियल ले y के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपको जो मिलेगा वो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर x0 और x इज इक्वल टू a, इन दोनों के ऊपर अगर x के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल लेंगे तो भी आंसर आपको 0 मिलेगा, और अगर इसी का y के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल लेंगे तो आपको तो भी आंसर 0 मिलेगा। तो जो ये बता रहा है कि बाउंड्रीज़ के ऊपर आपके पास किसी किस्म का कोई भी
जी कंपोनेंट जो है वो डाइवर्जेंस नहीं दे रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस आपको ना कर्ल दे रहा है ना ही डाइवर्जेंस दे रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए हमारे पास ये टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में भी क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, ज़ीरो रिजल्ट ही दे रहा है, डाइवर्जेंस का भी और कर्ल का भी। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।